हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, रिबेल्स एंड राज, जिसके अंदर हम 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या टॉपिक किए थे मैं आपको बता देती हूँ लास्ट क्लास में। सबसे पहले म्यूटनी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गए, ये सारा था। देन इसके स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ इस म्यूटनी में वो हमने पढ़ा था, कि इसके अंदर जो है सबसे पहले लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कट कर दी गई थी। देन हमने इसके आपका लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बारे में पढ़ा था, कि कौन से एरिया से कौन से मेन लीडर्स इवॉल्व हुए थे, जिसमें सिर्फ राजा वगैरह नहीं थे, आपके आम आदमी भी थे, जिसमें हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा था, शाहमल और मौलवी अहमदुल्ला शाह, और एक गुनु ट्राइबल था, कोल ट्राइबल का। गुनु था एक ट्राइबल, कोल ट्राइब का, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं, र्यूमर्स एंड प्रोफेसी। यहाँ से आपको जो टॉपिक आता है वो ये है कि र्यूमर्स का, अफवाहों का क्या रोल रहा था 1857 के रिवोल्ट में। तो र्यूमर्स किस तरीके की थी कि जो आपको कार्ट्रिज मुंह से कट करनी है वो गाय और भैंस की चर्बी से, गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। अगर गाय की बात करी जाए तो हिंदू धर्म हिलता था, और सुअर की बात करी जाए तो इस्लाम धर्म हिलता था। तो दोनों धर्म के लोग जो हिंदुस्तान में रहते थे, उन दोनों के धर्म के ऊपर अटैक करने की एक अफवाह उड़ी थी, जिस अफवाह की कोई कंफर्मेशन भी नहीं थी। फिर भी लोग जो हैं ये लड़ाई में उतर आए थे और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आपको कितना मारे, कितना दबाए हिंदुस्तान में, कोई आपकी कितनी बेइज्जती करे, कितना आपको पीटे पाटे, कितना छोटा दिखाए, वो सब चलता है, पर किसी के धर्म से मजे नहीं लेने हैं। हिंदुस्तान में धर्म बहुत बड़ी चीज है। तो जब तक ये अंग्रेजी शासक हमें कहते रहते थे कि तुम हिंदू लोग ये हो, छोटे हो, ठीक है, तुम्हारा इंडिया का कल्चर जो है वो सिविलाइज नहीं है, हमारा यूरोपियन कल्चर सिविलाइज है, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एवरीथिंग वाज एक्सेप्टेड। बट जहाँ पे धर्म को हिलाने की बात आ गई कि ये हमारे धर्म को इम्प्योर कर रहे हैं, तो वहां पे लड़ाई शुरू हुई, और वहां पे अंग्रेजी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी एंड रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। तो रोल्स ऑफ र्यूमर एंड प्रोफेसीज, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं कि र्यूमर्स और प्रोफेसीज, र्यूमर्स होती है अफवाह और प्रोफेसी होती है कहावत, इनका क्या रोल रहा था लोगों को भड़काने में। तो द सिपॉय had started arrived in Delhi from Meerut had told Bahadur Shah about bullets coated with the fat of cow and pig, and the biting those bullet would corrupt their caste and religion. तो सबसे सबसे पहली अफवाह ये उड़ी थी कि जब मेरठ से सिपाही दिल्ली आए बहादुर शाह जफर के पास, उन्होंने बोला कि हमने इसलिए रिवोल्ट किया है कि जो बुलेट्स हमें मुंह से छीलने के लिए दे रहे हैं, उसके ऊपर गाय और सुअर का फैट लगा हुआ है, उनका जो है एनिमल फैट लगा हुआ है, और उनको मुंह से तोड़ने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली जो अफवाह थी वो थी कार्ट्रिजेस को लेके, मेड अप ऑफ काउ एंड पिग का फैट। ठीक है। द ब्रिटिश ट्राई टू एक्सप्लेन द सिपाही, तो जितने भी अंग्रेजी सरकार थी उसने समझाने की बहुत कोशिश करी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई काओ और पिग का फैट नहीं लगा हुआ है, बट ये मानने को तैयार नहीं हुए, और 1857 का रिवोल्ट हो गया। ये एक र्यूमर है। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आओगे, फोर्थ लाइन में एक और र्यूमर क्या आती है, र्यूमर शुरू कहाँ से हुई, ये गाय भैंस की चर्बी वाली बात, गाय सुअर की चर्बी वाली बात शुरू कहाँ से हुई, ये आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में चौथी लाइन में है। एक लो कास्ट खलसी, एक कास्ट कम्युनिटी को बोलते हैं, खलसी जो थी, who worked in a magazine in Dum Dum, has asked a Brahmin सिपाही for a drink of water from his लोटा, कि भाई मुझे बहुत प्यास लग रही है, उस खलसी ने बोला एक सिपाही को, और मुझे पानी पिला दे। तो वो जो ब्राह्मण सिपाही था उसने बोला कि तुझे अगर पानी पिलाऊंगा तो मेरा लोटा जो है इम्प्योर हो जाएगा, तो मैं अपना लोटा खराब नहीं कर सकता, तुझ जैसी औरत को, तुझ जैसी लो कास्ट कम्युनिटी की औरत को पानी पिला के मैं अपना लोटा खराब नहीं करूंगा। तो वो खलसी जो थी वो कहती, तू अपनी इज्जत की या तू अपने धर्म की क्या बात करता है, तू अपनी कम्युनिटी की क्या बात करता है, तुम तो गाय भैंस की चर्बी या गाय सुअर की चर्बी से लगे हुए बुलेट को अपने मुंह से खा रहे हो, तुम तो खुद मुझसे ज्यादा गए गुजरे हो। तो ये बात यहाँ शुरू हुई, उस लेडी ने गुस्से में बोला ताकि जो है उसका जवाब दे सके, बट ये बात बहुत ही उल्टे तरीके से घूमती चली गई और आग की तरह फैल गई। तो सबसे पहले तो ये बात की प्रोफेसी और र्यूमर था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाना, देर वॉज द र्यूमर, एक और र्यूमर थी, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ये रूमर फैलाई जा रही थी कि अंग्रेजी सरकार जो है हिंदू और मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करके उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। और हिंदू और मुसलमान का धर्म कैसे भ्रष्ट होगा, जो जिस चक्की में वो आटा गूंद रहे हैं, जिस चक्की में आटा पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, उसके अंदर उन्होंने जो है सुअर का और गाय की हड्डियों का चूरा मिला दिया है।
तो जब आप रोटी बेलते हो तो उसके अंदर गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा भी साथ में मिल रहा है, तो आपके अंदर वो गाय और भैंस का, गाय और सुअर का मांस चला गया और उनकी हड्डियों का चूरा चला गया, तो आपका धर्म अब खत्म हो गया है, अब आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, आप अपने धर्म के नहीं आ गए। ये बात सुन के भी लोग बहुत ज्यादा भड़क गए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि ऐसा सच में हुआ कि नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह उड़ी थी और लोग इससे घबरा गए थे। इसको लेके भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ मच गई थी। तो फिर एक प्रोफेसी थी, आपको थर्ड पैराग्राफ की लास्ट 4 लाइनों में मिलेंगी। एक कहावत थी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रखी थी कि ब्रिटिश सरकार का जो राज है वो 23 जून 1857 को बैटल ऑफ प्लासी में खत्म हो जाएगा। तो ये एक भविष्यवाणी हुई थी, तो लोगों में जोश आ गया कि हमें जो है इस डेट तक खत्म करना ही करना है। एंड बहुत सारी जगह से एक और अफवाह फैली थी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग चपाती डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गांव टू गांव, ठीक है। एंड एक बंदा, जैसे आपने वो मूवी देखी हो, आई फॉरगॉट, सलमान खान की मूवी थी, तो ये कहते थे कि आप किसी एक को रोटी दे रहे हो, ठीक है, उसके बदले में उससे कुछ मत मांगो, उसे बोला आके 5 लोगों को या 5 रोटियां बना के आगे अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे, और उनको बोले कि वो आगे 5 5 रोटियां बना के आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये भी एक प्रोफेसी बनी, पर इसका मतलब क्या था ये सब कुछ नहीं पता, बट ये था कि लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में। तो ये तो अफवाहें थी, ठीक है। कि पहली अफवाह कार्ट्रिजेस को लेके थी, फिर आपकी चक्की को लेके थी, गेहूं की चक्की को लेके, फिर आपकी एक भविष्यवाणी थी, और फिर आपका जो है रोटी बांटने वाला इंस्टेंस था। अब लोगों ने इतनी आसानी से इन र्यूमर से भरोसा कर कैसे लिया, ये क्वेश्चन आता है। व्हाई डिड पीपल बिलीव इन र्यूमर? अगर खाली र्यूमर्स पूछे कि क्या क्या र्यूमर्स और प्रोफेसी थी, 3 मार्कर। अगर आपसे खाली ये क्वेश्चन पूछा गया कि लोगों ने क्यों भरोसा कर लिया, अगेन 3 मार्कर। पर अगर ये क्वेश्चन इकट्ठे से पूछा गया कि क्या क्या र्यूमर्स थे और लोगों ने र्यूमर्स पे क्यों भरोसा करा, देन इट्स एन 8 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे कारण थे कि लोगों ने इस पे भरोसा करा। पेज 295 सेकंड पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो क्वेश्चन बन के आई हुई है। The rumors in 1857 began to make sense when in context of the policies of the British pursued them at the late 1820s। तो लोगों ने इस भविष्यवाणी पे, इन अफवाहों पे इसलिए भरोसा करा क्योंकि ब्रिटिश सरकार कुछ इस तरह के स्टेप्स ले रही थी कि लोग उनके अगेंस्ट होते जा रहे थे, तो उनको तो बस मौका चाहिए था। जब आप किसी के अगेंस्ट होते हो, आपके मन में किसी के लिए द्वेष होता है, किसी के लिए आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो उसके मामले, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिव सुनने को मिलता है, आप फटाफट मान लेते हो कि हाँ ये सही कह रहा होगा, वो बंदा है ही ऐसा। तो ये अंग्रेजी सरकार के लिए भी था, क्योंकि जो इंडियंस थे वो अंग्रेजी सरकार से बहुत दुखी हो चुके थे, तो वो तो मौका ही ढूंढ रहे थे, कुछ कुछ मौका मिले हमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बात बढ़ाने का। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स के खुद के स्टेप्स रहे जिसने अंग्रेज हिंदुस्तानियों को बहुत ही नेगेटिव कर रखा था, और जब ये अफवाहें आई तो उसके अंदर वो घी में आग डालने वाला काम, आग में घी डालने वाला काम हो गया। तो फ्रॉम दैट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो 1820 से क्या हुआ था कि जो हिंदुस्तानी शासन था वो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंडर गया था, और उन्होंने हिंदुस्तान को रिफॉर्म करने की बात करी थी। हम हिंदुस्तान के लोगों को, इस आपके ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्नाइज करेंगे, हम इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, हम इन्हें मॉडर्न करेंगे। तो जब इसने ये बोला कि आपको हम आपका कल्चर चेंज कर देंगे, वेस्टर्न आइडियाज लाएंगे, लोगों का सोचने का तरीका बदल देंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स का पढ़ाने का तरीका नया होगा, गुरुकुल सिस्टम खत्म होगा, स्कूलिंग एजुकेशन बढ़ेगी, ये सब चीज़ों की बात हुई तो लोग घबरा गए। दूसरा इन्होंने क्या करा, इन्होंने सती को अबॉलिश कर दिया, हिंदू विडोज की रिमैरिज की बात कर दी। दो ही अच्छे स्टेप्स थे, बट एक हिंदू धर्म में जहाँ पे सती को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, जहाँ पे विडो को दोबारा शादी करने का हक नहीं दिया जाता था, तो जब अंग्रेजी सरकार ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए तो उनको लगा कि हमारे धर्म में क्यों घुस रहा है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, व्हाई दैट अंग्रेजी सरकार इज इन्वॉल्विंग इन इट। तो दूसरा रीजन ये था। तीसरा, ऑन अ वैरायटी ऑफ प्लीज लाइक, तीसरा कारण था कि जो हिंदुस्तानी लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट की सारी अफवाहों को मानने के लिए क्यों तैयार हो गए थे, क्योंकि ये देखा गया था कि ब्रिटिशर्स ने गलत तरीके से जो है बहुत सारे इलाकों को हथिया लिया था, जैसे अवध, झांसी, सतारा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका खुद का कोई औलाद नहीं है, सगे बच्चे नहीं है आपके खुद के पैदा करे हुए, तो वो आपकी जो लोकेशन है, आपके जो स्टेट है, आपका जो इलाका है, आपका जो किंगडम है, वो हम अपने अंडर कर लेंगे।
तो ये कह के इन्होंने अवध, झांसी, सतारा ऐसे बड़े बड़े किंगडम्स को अपने अंडर कर लिया था, जिससे लोगों को अगेन बहुत गुस्सा चढ़ा। द ब्रिटिश आर इंट्रोड्यूस द ओन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर ओन लॉज एंड देयर ओन मेथड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस ऑन द नॉर्थ पीपल वाज प्रोफाउंड। एंड इन्होंने जो है हिंदुस्तान के अंदर पहले जमींदारी सिस्टम चलता था, जमींदार को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती थी, पर जब अंग्रेजी शासन आया इन्होंने अपना रेवेन्यू सिस्टम भी पूरा चेंज कर दिया। तो इससे भी लोग भड़क गए कि हम इतने सालों से हमारा जो माई बाप है मनी लेंडर, जमींदार, हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम तुम्हारे अंग्रेजी शासन के हिसाब से क्यों चले। तो इट सीम दैट पीपल ऑल दैट दे चेरिश, हिंदुस्तान के लोग हर जिस चीज के अंदर बिलीव करते थे, हर जिस सिस्टम के अंदर बिलीव करते थे, अंग्रेजों ने उनको हिला दिया। ठीक है, सबसे पहले अपने कल्चर में बिलीव करते थे, कल्चर को इन्होंने वेस्टर्न करने की बात करी। फिर ये जो है अपना उनके कस्टम्स होते थे, सती और ये विधवा का जो है विधवा आश्रम में रहना, दोबारा शादी ना करना, ये इनके कस्टम का बहुत पुराना हिस्सा था, इनको अंग्रेजी सरकार ने हिला दिया। देन तीसरा जो है ये अपने जो है काफी बड़े बड़े किंगडम्स को अपने अंडर ले गए, जिसको लेके पहले यहाँ पे कोई कानून नहीं थे, अपनी सगी औलाद या फिर गोद ली हुई औलाद को लेके इन्होंने वो रूल बना दिए। फिर इन्होंने जो है अपने खुद के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कर दिए, जमींदारों को साइड करके। तो ये सब देख के जो है लोग बहुत ही डर गए, उन्हें ये लगा कि ये हमारे धर्म को, हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी समाज को खराब करने आए हैं। तो इसके लिए इनको जो है अंग्रेजों से हमेशा इम्पर्सनल, एलियन, ऑपरेसिव वाली फीलिंग आती थी, और हमेशा इनको ये डर रहता था कि ये हमारे धर्म को बदलना चाहते हैं। और एंड में आप अकबर के टाइम पे देखोगे तो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ गए थे, तो इनको श्योर हो गया था कि ये तो हमारे को क्रिश्चियन बनाने आए हैं, ये हमारा हिंदू और इस्लाम का धर्म खत्म करेंगे। इन सारे कारणों की वजह से जो पहले आपको र्यूमर्स दी हुई थी उनके ऊपर लोगों ने भरोसा आराम से कर लिया। ये टॉपिक क्लियर है या कोई दिक्कत है? पूछ लो, कोई क्लियर है? ठीक। नाउ पेज नंबर 296 पे आना। सबसे पहले हम बॉक्स पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस। ये वर्ड दिख रहा है आपको, सब्सिडरी अलायंस? यहाँ से इस बार बोर्ड में क्वेश्चन था। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस पढ़ लो क्या है। सब्सिडरी अलायंस जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली का दिया हुआ है एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का तरीका था, और इसके अंदर जो भी सब्सिडरी अलायंस के एग्रीमेंट को साइन करेगा तो उनको जो है अंग्रेजी सरकार की कुछ टर्म्स, कुछ बातें माननी होंगी। सबसे पहले ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाई फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। तो अगर हरिनगर की रानी जो है वो पूनम है और उसने जो है अंग्रेजी सरकार के साथ सब्सिडरी अलायंस कर लिया है, तो पूनम अपनी खुद की मिलिट्री नहीं रख सकती। ये अब अंग्रेजी सरकार की ड्यूटी है मुझे प्रोटेक्ट करना। अंग्रेजी सरकार कहेगी कि अब तुम्हारी प्रोटेक्शन का जिम्मा मेरा। सेकेंड, इन द टेरिटरी ऑफ द अलाइव ब्रिटिश आर्मी कंटिजेंट वुड बी स्टेशन। अब मैं अपने खुद की आर्मी नहीं रख सकती, अपने खुद के बंदे नहीं रख सकती, अंग्रेजों की जो आर्मी है वो आके यहाँ पे खड़ी होगी। गुन्नूर तुम्हारे पीछे से एक चूहा जाने वाला है। थर्ड, द अलाइव वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिजेंट। जो आर्मी मेरे इलाके में खड़ी होगी अंग्रेजों की, उसके पैसे मैं भरूंगी। ठीक है, तो जिसका किंगडम है पैसे वो भरेगा, पर सरकार आर्मी की खड़ी होगी, आर्मी जो है वो ब्रिटिश सरकार की खड़ी होगी। देन आपका जो है द लाई कुड एंटर इनटू अग्रीमेंट विद अदर रूलर्स और एंगेज इन वॉरफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। अगर हरिनगर की पूनम को सुभाष नगर की गुरनूर रानी के साथ कोई हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो उसको पहले अंग्रेजी सरकार से परमिशन लेनी होगी, विदाउट टेकिंग द परमिशन वो नहीं कर सकती। तो सब्सिडरी अलायंस ने बेसिकली चार चीजें करी थी। सबसे पहले आपकी प्रोटेक्शन का जिम्मा अंग्रेजी सरकार का, आपके किंगडम का। आपके किंगडम में आपकी खुद की आर्मी नहीं खड़ी होगी, अंग्रेजों की आर्मी खड़ी होगी। अंग्रेजों की जो आर्मी खड़ी होगी उसके पैसे आप भरोगे। चौथा, अगर आपको किसी और राजा के साथ या रानी के साथ अग्रीमेंट करना है तो पहले ब्रिटिश सरकार की परमिशन लेनी होगी। ये सब्सिडरी अलायंस आ सकता है। ये 1798 में आया था और दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। वन मार्कर में याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा आ सकता है। ठीक है, नाउ अवध। अवध आपका एक ऐसा इलाका है जो यूपी में पड़ता है, लखनऊ और बनारस के ठीक बीच में आपका अवध आता है। अवध की जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छी है। तो अवध के साथ आपकी एक लाइन लिखी है उन्होंने जस्ट इसके अवध एंड रिवोल्ट के नीचे, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे। सबसे पहले इस वर्ड को समझो, एक चेरी जो कभी ना कभी तो मेरे मुंह में आएगी। चेरी इज अ स्वीट फ्रूट और अ सॉल्टी फ्रूट और अ टैंगी फ्रूट? क्या है नेचर चेरी का?
चेरी इज अ स्वीट फ्रूट, तो चेरी इज समथिंग दैट यू रेलिश, दैट यू एंजॉय, दैट गिव्स यू प्लेजर। तो ये जो है, ये शब्द जो है, एक सेकेंड होल्ड करना।